चलिए दोस्तों शांत हो जाइए। यहाँ पंखा कहीं लगा है? ओ, लगा दीजिए, इसमें दिक्कत क्या है लगाने में? ओ, ड्रिल नहीं किया हुआ है। अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ, इस पंखा को दीजिए इन लोग के पास। अच्छा, कल कल वैकल्पिक या तो इसको या तो उसको लगाएंगे। अब क्लास थोड़ा आज एडजस्ट कीजिए। चलिए दोस्तों, अब ध्यान दीजिए। और ऑनलाइन क्लास बिल्कुल फ्री है, फ्री। ठीक है, सारा लोग अपने मोबाइल पर एसेस पा सकते हैं, जिनका एडमिशन है और जिनका नहीं है। क्योंकि कल देखे थे बहुत ज़्यादा गर्मी था, कई लोग को क्लास करने में दिक्कत हो रहा था और उनका ऑनलाइन एक्सेस नहीं था। तो उन्हीं लोगों की सुविधा के लिए अभी और जब तक लगभग ज़्यादा गर्मी जब तक रहेगा बिल्कुल फ्री रहेगा। वैसे सारे लोगों को ऑनलाइन एक्सेस भी अवेलेबल है, शायद जुड़ा नहीं है सबका ही ना। तो सबका जुड़ा नहीं है, तो तत्काल जिनका जुड़ा नहीं है वो भी जा कर के ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, तो जो भी बाहर में खड़े हैं खड़े मत रहिए, आराम से घर पर जाइए, बैठकर ऑनलाइन क्लास कीजिए। बिल्कुल फ्री है ऑनलाइन क्लास। जिनका एडमिशन है एडमिशन है और कुछ दिन तक फ्री रहेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत गर्मी है, काफ़ी लोग को बैठने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, तो इसलिए निर्णय लिए हैं कि फ्री रहेगा। चलिए, अब बातचीत नहीं, बिल्कुल नहीं। बात करने लगते तो फिर क्या, हम हमारी बात को सुन लीजिए। तो और जो भी लोग बाहर में खड़े हैं उनको बोल दीजिए कि आप अपने मोबाइल से क्लास को कर सकते हैं। और आज की क्लास को अब शुरुआत करते हैं। आज कोई घटना नहीं होगा, सारे तार को बदल दिया गया है। ठीक है, कल बड़ी आश्चर्यजनक घटना घटी और काफी ज्यादा लोग, ठीक है, तो सब कुछ क्लियर कर दिया, क्लियर हो गया है। सारे तार को बदल दिया गया है। जहां भी हल्का सा भी बिजली मिस्त्री को कंफ्यूजन था उस सब को तार को बदल दिया गया है। अब इस तरह की कोई घटना नहीं घटेगी क्लास में। ठीक है, ऑनलाइन वाले पूछ रहे हैं कल क्या होता है। कल कुछ नहीं, तो कल दो बार क्लास के दौरान शॉर्ट सर्किट हो गया था, तो उसके लिए क्लास को बंद करना पड़ा और यही कारण था कि टेस्ट भी नहीं हो पाया। और सारे काम को कल फिनिश करवाए हैं। अब करवाए हैं कि हम तो थे नहीं, करवा दिए हैं जी। अब आइए फिर से शुरुआत करते हैं। कल का क्लास तो नहीं ना है, हटा दीजिए उस क्लास को, फिर से शुरू करते हैं। ठीक है, कल वाले क्लास को हटा दीजिएगा, कल हुआ ही नहीं था। तो आइए अब आज का क्लास की शुरुआत करे थे और 5वां चैप्टर शुरू किए थे। हाँ, 5वां। आइए एक बार फिर से शुरू करते थे, क्योंकि कल शुभ मुहूर्त में शुरू हो नहीं पाया। एनिमल किंगडम। और सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, बात मत कीजिए। बहुत लोग क्लास में डिस्कस करने लगते हैं कि सही पढ़ा रहे हैं कि गलत पढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, सही ही पढ़ाते हैं, गलत काहे पढ़ाएंगे। और किसी भी अगर कंफ्यूजन है तो क्लास में डिस्कस नहीं करना है, घर पर जाकर डिस्कस करना है। तो 5वां चैप्टर है एनिमल किंगडम। इस बात की जानकारी तो आपको हो ही गई है कि सजीव की जातियां इतनी अधिक खोज लिया गया है कि जिन्हें एक एक करके पढ़ा नहीं जा सकता है। सजीवों के अध्ययन को आसान बनाने के लिए क्लासिफिकेशन की सहायता ली जाती है। क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान गुणों के आधार पर सजीव को एक समूह में रखा जाता है और एक समूह के सारे सजीवों के सभी गुण लगभग समान होते हैं।
और क्लासिफिकेशन के प्रक्रिया के जरिए ही सारे सजीवों को कितने किंगडम में बांटा गया है? 5 किंगडम में बांटा गया है, जिनमें 4 किंगडम को हम पढ़ चुके हैं। चौथे नंबर चैप्टर में हम प्लांट किंगडम को विस्तार पूर्वक समझने का कोशिश किए। आज हम एनिमल किंगडम को पढ़ेंगे। इस पृथ्वी पर जितने भी जंतु हैं, और मानव भी एक जंतु ही है, इस पृथ्वी पर सारे जंतु को एनिमल किंगडम में स्थान दिया गया है। एनिमल किंगडम में केवल जंतुओं को रखा गया है। जितने भी प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव थे वे मोनरा में रह गए। जितने यूकैरियोटिक एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव थे वो प्रोटिस्टा में रह गए। ऐसे सजीव जो पौधे के तरह हैं लेकिन प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, जिन्हें हम कवक कहते हैं, वो फंगी किंगडम में। सारे पौधे प्लांटी किंगडम में है और सारे एनिमल अर्थात जंतु एनिमल किंगडम में। एनिमल किंगडम के अंतर्गत जो सजीव आते हैं, जिनको हम जंतु या एनिमल कहते हैं, उनमें क्या विशेषताएं होती है, उन विशेषताओं पर हमें पहले गौर करना होगा, ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि जंतु हम किन सजीवों को कहेंगे। जो सजीव एक कोशिकीय होते हैं उन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। कुछ बहुकोशिकीय को भी हम सूक्ष्मजीव कहते हैं, जैसे शैवाल और कवक। जो बहुकोशिकीय होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उन सजीवों को हम प्लांट यानी पौधा कहते हैं। तो जंतु हम किन्हें कहेंगे, अर्थात जो सजीव जंतु कहलाएगा उनमें किन गुणों का होना आवश्यक है, इसी को हम पहले समझने का प्रयास करते हैं। एनिमल किंगडम के अंतर्गत जितने भी जंतु होते हैं दोस्तों, सब के सब क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। और किन कोशिकाओं के बने होते हैं? किन कोशिकाओं के बने होते हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बने होते हैं। 5 किंगडम में 4 किंगडम के जो सजीव है वो किन कोशिकाओं से बने हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बने हैं। सारे के सारे जंतु क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। जितने भी जंतु होते हैं वे बहुकोशिकीय होते हैं, अर्थात सारे जंतु आपको आंखों से दिखेगा, क्योंकि बहुकोशिकीय बॉडी आंखों से दिखते हैं। कोई भी जंतु एक कोशिकीय नहीं है, या यूं कहिए कि एक कोशिकीय को जंतु कह ही नहीं सकते हैं। उनके लिए जीव वैज्ञानिकों ने तय किया है सूक्ष्मजीव नाम। एक कोशिकीय को हम सदा क्या बुलाएंगे? सूक्ष्मजीव ही बुलाएंगे। कभी भूल बस बैक्टीरिया को जंतु कह दिया जाता है, प्रोटोजोआ को जंतु कह दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता है कि वे सूक्ष्मजीव है, वे जंतु नहीं है। जंतु जितने भी होते हैं वो क्या हैं? मल्टी सेलुलर है। जंतु जितने भी होते हैं सब के सब क्या है? मल्टी सेलुलर है। जंतु जितने भी होते हैं सब के सब क्या है? मल्टी सेलुलर है। क्लियर हो गया? दूसरी विशेषता कि जितने भी जंतु हैं सब में हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। क्या होता है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है यानी कि सब में, सारे जंतु में जो होते हैं वो क्या होता है? पर पोषण होता है। क्या होता है? पर पोषण होता है। पर पोषण को अंग्रेजी में हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जब कोई जंतु अपने भोजन के लिए जब कोई सजीव अपने भोजन के लिए किसी अन्य सजीवों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है तो उसे हम क्या कहते हैं? पर पोषण कहते हैं। तो जितने भी जंतु हैं वो किस विधि से पोषण करते हैं? किसी भी जंतु में स्वपोषण नहीं होता है, क्योंकि स्वपोषण होने के लिए कोशिकाओं में क्लोरोफिल की आवश्यकता है। एक सजीव में स्वपोषण हो, इसके लिए अनिवार्य है कि उनके कोशिकाओं में क्लोरोफिल होनी चाहिए। कोशिकाओं में क्लोरोफिल के बदौलत सजीव प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं और खाना खुद अपने से बना लेते हैं, और इस तरह का पोषण स्वपोषण कहलाता है।
लेकिन दोस्तों किसी भी जंतु के कोशिका में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, किसी भी जंतु के कोशिका में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। और क्लोरोफिल के अभाव में सारे जंतु में कैसा पोषण होता है? क्लोरोफिल के अभाव में सारे जंतु में कैसा पोषण होता है? परपोषण होता है। तीसरा कि जितने भी जंतु होते हैं उनके शरीर, उनका जो शरीर है यानी बॉडी है दोस्तों, या तो 2 स्तर का बना होता है या फिर 3 स्तर का बना होता है। जंतुओं का शरीर लेयर में डेवलप्ड होते हैं, जंतुओं का शरीर लेयर में स्तर में डेवलप्ड होते हैं, और ये सारे लेयर का निर्माण गर्भ में ही हो जाता है। मानव का शरीर कितने स्तर का है? 3 स्तर का है। ये 3 स्तर का निर्माण गर्भ में मानव का 9 महीने के पालन पोषण के दौरान तीनों स्तर का निर्माण प्रथम 3 महीने में हो जाते हैं, और फिर इन्हीं तीनों स्तर से मानव के सारे अंगों का विकास होता है। लेकिन मानव इस पृथ्वी का सबसे विकसित जंतु है। कुछ ऐसे भी जंतु हैं जिनके शरीर 3 स्तर के नहीं होते हैं, मात्र कितने स्तर का? अब यहां पर जंतुओं का शरीर जो स्तर में यानी 2 या 3 स्तर का बना होता है, यहां पर स्तर का नाम याद रखना भी बहुत जरूरी है। नाम याद रखना भी बहुत जरूरी है। जंतुओं के शरीर के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? जंतुओं के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? एक्टोडर्म कहते हैं दोस्तों। मध्य परत को क्या कहते हैं? मध्य परत को क्या कहते हैं? मेजोडर्म कहते हैं, मेजोडर्म कहते हैं। उसी तरह आंतरिक परत को क्या कहते हैं? आंतरिक परत को क्या कहते हैं? इंडोडर्म कहते हैं। आंतरिक परत को क्या कहते हैं? इंडोडर्म कहते हैं। आंतरिक परत को क्या कहते हैं? जंतु के शरीर के बाहरी परत को क्या कहते हैं? एक्टोडर्म। आंतरिक परत को इंडोडर्म, मध्य परत को मेजोडर्म कहते हैं। अब जिनका शरीर 2 स्तर का होता है उनमें केवल बाहरी और आंतरिक स्तर होते हैं, और जिनका शरीर 3 स्तर का होता है उनमें 3 स्तर होता है। यानी 2 स्तरीय शरीर में किस परत का अभाव होता है? ऐसे जंतु जिनका शरीर 2 स्तर का बना है, ऐसे जंतु जिसका शरीर 2 स्तर का बना है, उनका शरीर में किस परत का अभाव होता है? मेजोडर्म का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि इस पृथ्वी पर जितने भी जंतु हैं उन सारे जंतु के शरीर का बनावट एक जैसी नहीं होती है, ठीक है ना। इस पृथ्वी पर जितने भी जंतु हैं सारे जंतु की बनावट एक जैसी नहीं होती है। उदाहरण गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता का बनावट देख लीजिए, एक जैसा है सभी जंतु है। लेकिन वहीं पर घोंगा देखें, घोंगा क्या उसकी बनावट गाय, भैंस, बकरी की तरह है? नहीं है, कुछ और तरह का। घोंगा भी जंतु है दोस्तों, घोंगा भी जंतु है, ठीक है। उसका वैज्ञानिक नाम पायला है, पायला। तो इस पृथ्वी पर जितने भी जंतु हैं सारे जंतु के शरीर की बनावट एक जैसी नहीं होती। तो फिर जंतुओं की शरीर की बनावट कैसे कैसे हो सकती है? जंतुओं के शरीर की बनावट कैसे कैसे हो सकती है? कमेंट क्या सब आ रहा है, जवाब दीजिएगा। अब हम समझेंगे, थोड़ा इसको दिल खोल कर समझिएगा, क्योंकि हो सकता है कि किसी को समझने में दिक्कत हो। शरीर का बनावट, शरीर का बनावट, ठीक है, अंग्रेजी में बोलेंगे शेप ऑफ बॉडी, शरीर का बनावट। सबसे पहला शरीर होगा बाइलेटरल, बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। हिंदी में इसे कहते हैं द्विपार्श्व सममित, द्विपार्श्व सममित। एनिमल किंगडम में अधिकांश जंतु, लगभग 90% जंतु के शरीर का बनावट कैसा है? बाइलेटरल सिमेट्री। एनिमल किंगडम में अधिकांश जंतुओं के शरीर का बनावट कैसा होता है?
बायलेटरल सिमेट्री होता है, द्विपार्श्व सममित होता है। जंतु जगत में जितने भी जंतु हैं दोस्तों, जंतु जगत में जितने भी जंतु हैं उनमें अधिकांश जंतुओं के शरीर की जो संरचना होती है वो बायलेटरल सिमेट्री होता है, बायलेटरल सिमेट्री होता है। लेकिन सवाल है कि बायलेटरल सिमेट्री बॉडी कैसा होगा, द्विपार्श्व सममित शरीर कैसा होगा। आइए इसी को समझने का हम प्रयास करते हैं। आखिर किस तरह के शरीर को हम द्विपार्श्व सममित कहेंगे? तो जंतुओं का ऐसा शरीर जिसमें बाएं भाग की संरचना और दाएं भाग की संरचना बिल्कुल समान हो, तब ऐसे शरीर को क्या कहेंगे? द्विपार्श्व सममित कहेंगे। तब ऐसे शरीर को क्या कहेंगे? द्विपार्श्व सममित कहेंगे। क्लियर हो गया बात? जंतुओं का ऐसा शरीर जिसमें बाएं तरफ जैसी संरचना उसी तरह की संरचना दाएं तरफ होती है, उस शरीर को हम क्या कहते हैं? उदाहरण के लिए आप मानव का शरीर ले लीजिए, ठीक है, गाय का शरीर ले लीजिए, भैंस का शरीर ले लीजिए, बकरी का शरीर ले लीजिए, ठीक है ना। उसके तरह कोई कीट का शरीर ले लीजिए, कीट इंसेक्ट का शरीर ले लीजिए, सबका शरीर कैसा होता है? द्विपार्श्व। आप मानव का ही देखिए, मानव के शरीर को बाएं भाग में बांट दीजिए और दाएं भाग में बांट दीजिए, तो आप देखिए दोनों तरफ लगभग संरचनाएं समान है कि नहीं? एक हाथ बाएं, एक हाथ बाएं, एक आंख, एक नाक बाएं, एक नाक दाएं, लगभग बाएं तरफ जैसी संरचना है वैसी संरचना दाएं तरफ है कि नहीं? ऐसा नहीं कि बाएं भाग में कुछ और है, दाएं भाग में कुछ और है, बाएं भाग में 4 हाथ है, दाएं भाग में एक ही है, ऐसा है। तो मानव के शरीर की संरचना कैसा है? द्विपार्श्व। उसी तरफ गाय भैंस की भी संरचना देखिएगा तो बाएं और दाएं बिल्कुल आपको क्या लगेगा? एकदम समान लगेगा। बाएं और दाएं बिल्कुल क्या लगेगा? क्लियर हो गया? द्विपार्श्व सममित समझे कि नहीं? अब वैसे जंतु 90% से ज्यादा जंतु जो है वो क्या है? बायलेटरल सिमेट्री। और ध्यान दीजिए कि शरीर के इस बनावट को जो हम देख रहे हैं वो केवल बाहरी भागों को देखकर, ठीक है, यानी जंतु बाहर से कैसे दिख रहा है उसी के आधार पर यह बंटवारा शुरू हुआ है। इनमें आंतरिक अंगों को कोई लेना देना नहीं है। आंतरिक अंगों को देखकर ये बंटवारा हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कर रहे हैं कि बाहर से वह कैसा प्रतीत होता है, इसी आधार पर हम उसे बायलेटरल सिमेट्री बोल रहे हैं दोस्तों। क्लियर हुआ? जंतुओं का ऐसा शरीर जिसमें बाएं भाग में जैसी संरचना है वैसी संरचना दाएं भाग में भी है, तो इस तरह के शारीरिक बनावट को क्या कहते हैं? इस तरह के शारीरिक बनावट को क्या कहते हैं? क्लियर हो गया? बात समझ गए? अब द्विपार्श्व सममित शरीर को हम 2 तरह से परिभाषित कर सकते हैं। एक द्विपार्श्व सममित शरीर को हम कितने तरह से परिभाषित कर सकते हैं? 2। एक तरीका यही है कि शरीर की ऐसी बनावट जिसमें बाएं तरफ जैसी संरचना हो, ठीक उसी तरह की संरचना दाएं तरफ भी हो, तो इस तरह के शारीरिक बनावट को क्या कहते हैं? और दूसरा परिभाषा समझिएगा। दूसरा परिभाषा है जब जीवों के शरीर को केवल एक काट के द्वारा 2 समान भागों में बांटा जा सके, बाएं और दाएं, तो उस शरीर को हम क्या कहते हैं? द्विपार्श्व सममित। फिर से सुनने का प्रयास कीजिएगा, फिर से। जंतुओं का ऐसा शरीर जिसे केवल कितने काट के द्वारा? एक काट के द्वारा 2 समान भागों में बांटा जा सके, तो उसे क्या है? जैसे मानव के शरीर को अगर 2 बिल्कुल समान हिस्सों में बांटना होगा तो उसे बीचों बीच काटना पड़ेगा ना। काल्पनिक तौर पर हम बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि काट ही देंगे।
अगर मानव के शरीर आपके सामने में है, मानव का शरीर को दो एकदम बराबर हिस्सों में बांटना होगा, तो उसे कैसे काटेंगे? बीचों बीच काटेंगे, आधा आधा? बीचों बीच काटेंगे तब बिल्कुल क्या होगा? बराबर। अगर कहीं और से काटेंगे तो बिल्कुल बराबर हिस्सा में बटेगा नहीं। तो जीवों का ऐसा शरीर जिसको केवल एक तरीके से या केवल एक काट से ही दो समान भागों में बांटा जा सके, एक से अधिक तरीके से दो समान भागों में बांटा नहीं जा सके, तो समझिए वो शरीर क्या है। यानी द्विपार्श्व सममित बॉडी को आप दो समान हिस्सों में काटना चाहिएगा तो बिल्कुल वो कटेगा बाएं और किसी भी तरह से वो दो समान हिस्सों में नहीं कटेगा, और किसी भी तरह से दो समान हिस्सों में नहीं कटेगा। दोस्तों क्लियर हो गया? मानव की शारीरिक संरचना कैसा है? मानव की शारीरिक संरचना कैसा है? स्नेक सांप का कैसा है? सांप देखे हैं? सांप को भी, अगर सांप के शरीर को, स्नेक के बॉडी को भी अगर दो समान हिस्सों में बांटना है तो उसे बीचों बीच काटना पड़ेगा। बीचों बीच कहिएगा आधा आधा काट देंगे तो एक भाग में सिर नहीं रहेगा। अब बीचों बीच काटिएगा तो आधा आधा सिर दोनों भाग में रहेगा। मतलब सांप का शरीर भी कैसा है? जितने भी बर्ड है, बर्ड का भी शरीर कैसा है? अगर बर्ड यानी पक्षी का शरीर भी दो समान हिस्सों में बांटना होगा, पक्षी का शरीर दो समान हिस्सों में बांटना होगा, तो उसको भी कैसे बांटना पड़ेगा? बाएं और। तो जीवों का ऐसा शरीर जिसमें बाएं तरफ जैसी जैसी संरचना है उसी तरह की संरचना दाएं तरफ है, तो ऐसे शरीर को क्या कहते हैं? ऐसे शरीर को क्या कहते हैं? दूसरा जंतु का ऐसा शरीर जिसे केवल एक तरीके से या केवल एक काट से दो समान हिस्सों में बांटा जा सके, उसे क्या कहेंगे? क्लियर हो गया? अब कौन जंतु द्विपार्श्व है, कौन नहीं द्विपार्श्व है, ये तो तब पता चलेगा जब हम जंतुओं के बारे में पढ़ना चालू करेंगे। अभी हम विशेषताओं को समझ रहे हैं। वैसे आप समझ जाइए, अधिकांश जंतु का शरीर क्या होता है? द्विपार्श्व सममित होता है। अधिकांश जंतु का शरीर क्या होता है? द्विपार्श्व सममित होता है। क्लियर? और सभी ऑनलाइन वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो पढ़ा रहे हैं उसको पहले पढ़िए ना। आपके शरीर में ढेर सारा क्वेश्चन उबाल मारेगा भी, लेकिन आपके सारे सवालों की जवाब देने की हैसियत हमें नहीं है। इस बात को आप समझिए। हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम बायोलॉजी का प्रोफेसर नहीं है कि सब कुछ आपको हम समझा दे। इसलिए दोस्तों जो हो रहा है पहले उसे ध्यान पूर्वक ग्रहण कीजिए, और इतना जितना बता रहे उतना ग्रहण कर लीजिएगा। औकात नहीं है किसी को टॉप करने से रोक लेगा बिहार में। क्लियर? देख रहे तरह तरह का अभी बता रहे, मानव का शरीर, सांप का शरीर, तो सवाल उठ रहा है केकड़ा का शरीर, कछुआ का शरीर। ठीक है, तो पहले जो पढ़ा रहे हैं दोस्तों उस पर आप ध्यान दीजिए ना, पूरा पहले समझने का प्रयास कीजिए। दूसरा बॉडी है रेडियल सिमेट्री, आर्य सममित, आर्य सममित, आर्य सममित, रेडियल सिमेट्री। कुछ जंतुओं का शरीर रेडियल सिमेट्री होता है, कुछ जंतुओं का शरीर रेडियल सिमेट्री होता है, आर्य सममित होता है। दोस्तों आर्य सममित, अब यह आर्य सममित कैसा होता है समझिए। आपके सामने आर्य सममित को समझाने के लिए हम एक जंतु को पेश कर रहे हैं, और यह जंतु है दोस्तों, यह जंतु है हाइड्रा। यह मोमबत्ती नहीं है, ये एक जंतु है दोस्तों। ठीक है,
और एक जंतु फिर बात कर रहे हैं, समझिएगा ना, गंभीर रहिए। पढ़ने के लिए गंभीरता बड़ी जरूरी है, गंभीरता बड़ी जरूरी है। ये भी एक, दोनों समुद्री जंतु है और इसका नाम है हाइड्रा और इसका नाम है ओरेलिया। ये एक जंतु है ओरेलिया, इसी तरह दिखता है, और ये जंतु है आपका हाइड्रा। अब कहिएगा हाइड्रा गुलदस्ता के तरह दिखता है, बिल्कुल दिखता है, जिस तरह भी दिखे। ये है हाइड्रा और ये है ओरेलिया। ये हाइड्रा और ओरेलिया दोनों ही समुद्री जंतु हैं। दोनों जंतु कहाँ रहते हैं? समुद्र में रहते हैं। हाइड्रा आपको मीठे जल में मिल भी जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन मेनली रूप से हाइड्रा भी कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में पाया जाता है। यह है दोस्तों ओरेलिया। अब दोस्तों अगर इनके शरीर को देखिएगा तो इनके शरीर को अगर आप दो समान भागों में बांटना चाहेंगे तो एक तरीका है कि इसको बीचों बीच इस तरह से काट दीजिए, ये दो समान भागों में बट गया। बीचों बीच काट देंगे, बॉडी दो समान भागों में बट गया कि नहीं बट गया? ये भी बॉडी को अगर दो समान भागों में बांटना चाहेंगे तो बीचों बीच काट लगा देंगे तो दो समान भागों में बटेगा कि नहीं बटेगा? बटेगा कि नहीं बटेगा? लेकिन इसके अतिरिक्त इस शरीर को और तरह से दो समान भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, कैसे बांटा जा सकता है दोस्तों? ध्यान दीजिए, ये हाइड्रा है और इसका शरीर इस तरह से है। अगर हम इसको इस तरह से बीचों बीच काटे, इस तरह से बीचों बीच काट दे तो भी ये दो समान भागों में बटेगा कि नहीं बटेगा? बटेगा कि नहीं बटेगा? उसी तरह ओरेलिया है, इस तरह ना काटकर, ये भी दोस्तों ठोस आकृति है इस तरह का, इसको बीच से भी काट देंगे फिर भी ये दो हिस्सों में बटेगा नहीं बटेगा? बटेगा कि नहीं बटेगा? या ओरेलिया में नहीं समझ आ रहा, हाइड्रा में समझ आ रहा है ना कि हाइड्रा जो कि एक समुद्री जंतु है, हालांकि ये कुछ मीठे जल में पाए जाते हैं। ये हाइड्रा को अगर हाइड्रा के शरीर को अगर दो समान हिस्सों में बांटना चाहेंगे तो हम दो तरीके से बांट सकते हैं। एक इस तरह से काट दीजिए, इस तरह से काट दीजिए, दो समान हिस्से हो गया, या बीचे बीच काट दीजिए, दो समान हिस्सों में बढ़ जाएगा। ठीक वही ओरेलिया को दो हिस्सों में बांटना है बॉडी को, तो बीचों बीच का इस तरह से काट दीजिए या फिर बीचों बीच काट दीजिए तो भी दो समान हिस्सों में क्या होगा? जीवों का ऐसा शरीर जो एक से अधिक तरह से दो समान हिस्सों में बांटा जा सके, ऐसे ही शरीर को आर्य समित कहते हैं, रेडियल सिमेट्री कहते हैं। बात को समझे कि नहीं समझे? जीवों का ऐसा शरीर जिसे एक से अधिक तरह से दो समान हिस्सों में बांटा जा सके, जीवों का ऐसा शरीर जिसे एक से अधिक समान हिस्सों में दो भागों में बांटा जा सके, तो ऐसे बॉडी को क्या कहते हैं? बायलेटरल जो था, बायलेटरल वो एक ही तरह से दो समान हिस्सों में बांटा था, बाएं और दाएं। बायलेटरल बॉडी को आप दो तरह से दो समान हिस्सों में बांट नहीं सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा बॉडी जिसे आप एक से अधिक तरह से दो समान हिस्सों में बांट सकते हैं, समझिए वो कैसा है? वो कैसा है? क्लियर? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? जीवों का ऐसा शरीर, जीवों का ऐसा शरीर जिसे एक से अधिक तरह से दो समान हिस्सों में बांटा जा सके, तो समझिए ऐसा बॉडी किसका है? ऐसा बॉडी, ऐसे बॉडी को क्या कहेंगे? रेडियल कहेंगे, आर्य कहेंगे। हाइड्रा का बॉडी कैसा होता है? आर्य होता है। ओरेलिया का कैसा होता है? आर्य होता है। बहुत कम ऐसे सजीव है जिनका शरीर आर्य सम्मित होता है। आपको पहले ही बता दिए थे, अधिकांश 90% से भी अधिक जंतु का शरीर द्विपार्श्व है। 90% से अधिक जंतु का शरीर क्या है? द्विपार्श्व है। तीसरा तरीका है दोस्तों, तीसरा बॉडी है ए सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, असममित।
एसिमेट्रिकल यानी कि असममित। कुछ लोग कह रहे रेडियल सिमेट्री समझ में नहीं आया। कैसे ना आ सकता रेडियल सिमेट्री? नहीं आया समझ में? अच्छा, स्टार फिश, शिवम कुमार कह रहा कि स्टार फिश होगा, बिल्कुल स्टार फिश रेडियल सिमेट्री होगा। लेकिन हम जंतु के बारे में जब एक एक करके पढ़ना चालू करेंगे दोस्तों, तब क्लियर करेंगे कि इसका जंतु रेडियल है तो इसका जंतु बायलेटरल है। क्लियर? अब कुछ को नहीं समझ में आया रेडियल। रेडियल बॉडी ऐसा बॉडी जिसे आप एक से अधिक तरह से दो समान हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है ना? जैसे आप पेंसिल लीजिए ना, पेन लीजिए ना, पेन। ये हाइड्रा का शरीर बिल्कुल किसके तरह है? पेन के तरह है। हाइड्रा का शरीर किसके तरह है? पहले आप ऐसे ऐसे काट सकते हैं, बीच बीच दो समान हिस्सों में बटेगा। ऐसे ऐसे नहीं काटना तो ऐसे से फिर घुमा के काट दीजिए। आप इस पेन को दो समान भागों में बांटना है, इस पेन को एकदम दो समान भागों में बांटना है, तो आप इसे एक से अधिक तरीकों से काट सकते हैं। काट सकते हैं कि नहीं? पहले ऐसे करेंगे, फिर नहीं होगा घुमा के फिर ऐसे करेंगे। आप किसी भी तरह इसको काटिए, आप दो समान भागों में बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते? तो जीवों का शरीर जो एक से अधिक तरीके से दो समान हिस्सों में बट रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? आर्य समित कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? क्या? फिर ब्लास्ट कर गया? पंखा बंद हो गया? ए देखो क्या प्रॉब्लम, वहां देखो वहां। क्या हुआ जी? क्या है? कौन था जी? काहिल क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं? अभी कितना अच्छा क्लास चल रहा है, ये सब नहीं पढ़ने वाला है। ठीक है? फालतू क्या जरूरी है स्विच दबाने का? पंखा चलना कितना इंपॉर्टेंट है, स्विच दबा रहे हैं। अरे नहीं पढ़ने का मुंह ने निकल जाइए, जबरदस्ती किसी को नहीं पढ़ा रहे हैं। बाद में डिस्टरबेंस। ध्यान दीजिए दोस्त। ठीक है? तो दो तरह का बॉडी हम पढ़े, बायलेटरल और एसिमेट्रिकल। दोनों बॉडी को समझ गए। जब किसी, एक बात पुनः ध्यान दीजिएगा,
जब किसी शरीर को केवल एक काट से दो समान हिस्सों में बांटा जा सके तो वो क्या है? बायलेटरल है। एक से अधिक तरीकों से काटकर शरीर को दो समान, रेडियल। मानव का शरीर कैसा है? बायलेटरल। हाइड्रा का शरीर रेडियल। हाइड्रा का शरीर रेडियल। अब हम एक तीसरे शारीरिक संरचना पर आते हैं और यह है एसिमेट्रिकल। जब जंतु के शरीर को किसी भी तरह से दो समान हिस्सों में बांटा ना जा सके, जब जंतु के शरीर को किसी भी तरह से दो समान हिस्सों में बांटा ना जा सके, जब शरीर को किसी भी तरह से दो समान भागों में बांटा ना जा सके तो वो क्या है? असमित। शब्द से ही पकड़ने आ जाएगा कि ये असमित का मतलब क्या हो रहा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये शब्द ही ऐसा है कि जो आपको परिभाषा याद रखने के जिम्मेदारी से मुक्त कर देगा। असममित यानी किसी भी तरह से सम नहीं। तो जब जीवों के शरीर को दो समान हिस्सों में बांटा ना जा सके, किसी भी तरह से दो समान हिस्सों में बांटा ना जा सके तो वो क्या कहलाएगा? असमित कहलाएगा। क्लियर? इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल घोंघा को आप जरूर देखे होंगे। घोंघा का शरीर एक विशेष प्रकार के कवच से ढका होता है। घोंघा को आप जरूर देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो समझिए कि आप बहुत अंधेरे में, प्रकृति से बिल्कुल भी आपको प्रेम नहीं है। तो अगर घोंघा का शरीर देखे हैं, घोंघा का शरीर जो दोस्तों है, घोंघा का जो शरीर है वह कवच से ढका होता है और बॉडी का फॉर्मेशन, निर्माण कुछ इस तरह से हुआ रहता है कि आप उसे बाएं दाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे किसी भी तरह से दो समान हिस्सों में बांट नहीं सकते हैं। घोंघा का शरीर क्या है? एसिमेट्रिकल है। घोंघा का शरीर क्या है दोस्तों? एसिमेट्रिकल है। घोंघा का शरीर क्या है? एसिमेट्रिकल है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? तो भिन्न भिन्न जंतु जो हैं उन सब के बॉडी का निर्माण, बॉडी की शेप जो है, बॉडी का जो शेप है, बाहरी आकृति है, वो एक जैसे नहीं होते हैं। वह कितने तरह के हो सकते हैं? जंतुओं के शरीर का शेप यानी कि बाह्य आकृति कितने तरह का हो सकता है? 3, बायलेटरल, रेडियल और एसिमेट्रिकल। बायलेटरल, रेडियल और एसिमेट्रिकल। बायलेटरल, रेडियल, एसिमेट्रिकल के बारे में आप थोड़ा नोट में पढ़ लेंगे तो अच्छी रहेगा। आप नोट में जो उसका परिभाषा दिया है उसको आप एक बार पढ़ लीजिए। चलिए, घोंघा का मांस खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। चलिए, नहीं खाते हैं दोस्तों। अभी तो हम देखते हैं बरसात शुरू होगा, मुसल्लपुर हाट में बिकते हुए। ठीक है, सब ढेर सारे लोकल को देखते हैं, उठा के ले जाता है 5-5 किलो। हालांकि हम लोगों के तरफ खाने का रिवाज नहीं है, लेकिन पटना के लोकल लोग सब काफी खाते हैं, पसंद करते हैं, और सभी जिले में खाता होगा। चलिए, प्रिंस राज जी खाते हैं, नरेंद्र मोदी जी खाते हैं। अरे, एक का नाम है नरेंद्र मोदी है और ब्रैकेट में पीएम लिखा हुआ था। दोस्तों, हम बार बार कह रहे हैं कि आप मैट्रिक इंटर के अवयस्क विद्यार्थी नहीं है, आप ग्रेजुएट पास स्टूडेंट है। और ये सिर्फ सर्टिफिकेट में नहीं, ये आपके व्यवहार से प्रदर्शित होनी चाहिए कि आप ग्रेजुएट है। ये नहीं ग्रेजुएट होकर हरकत मैट्रिक इंटर वालों की तरह आप कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैट्रिक और इंटर में पढ़ रहे छात्र कुछ इधर उधर करते हैं, वो माफी योग्य है, क्योंकि वो वयस्क नहीं है, 18 साल से कम है। इसीलिए हम समझ सकते हैं कि उन स्टूडेंट का अभी दिमाग प्रारंभिक अवस्था में है, विकास की ओर अग्रसर है, पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है।
लेकिन आप सभी लोग 18 प्लस से ग्रेजुएट है, पूर्ण रूप से वयस्क है, और समाज में ऐसे लोगों के बारे में बात किया जाता है कि ये पूर्ण रूप से विकसित मस्तिष्क वाले हैं। लेकिन आप हरकत गड़बड़ करिएगा, कुछ से कुछ करिएगा, ठीक है, तो ये फिर दिक्कत है, ठीक है, लगेगा नहीं कि आप ग्रेजुएट हैं। चलिए, कुछ लोग सहरसा में भी खाते हैं, मनीष कुमार बता रहे हैं, सुपौल में भी खाते हैं, मधेपुरा में भी खाते हैं। हाँ बिल्कुल खाते हैं, ठीक है, लेकिन दोस्तों हम नहीं खाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ क्या हुआ, केचुआ का शरीर बायलेटरल, हाँ बायलेटरल नहीं, उसका कवच है लेकिन उसका शरीर बायलेटरल है। केचुआ का ही ग्रुप का सदस्य सांप, उसका भी शरीर बायलेटरल है। केचुआ को आप बाएं दाएं में बांट सकते हैं, केचुआ को आप बाएं दाएं में बांट सकते हैं, उसका कवच उसके पूरे शरीर के ऊपरी हिस्से में रहते हैं। लेकिन घोंगा का ऐसा नहीं होता, घोंगा पूरी तरह से कवच के अंदर होता है। इसलिए घोंगे के बॉडी को हम दो हिस्सों में बांट या किसी भी तरह से दो समान हिस्सों में बांट नहीं सकते हैं। अब आइए जंतु की अगली विशेषता। अभी तक हम पढ़े कि जितने भी जंतु हैं सब के सब बहुकोषकीय हैं, एक भी एक कोषकीय। फिर दूसरी विशेषता पढ़े कि जितने भी जंतु हैं सब में परपोषण होता है, किसी में स्वपोषण। फिर तीसरी विशेषता पढ़े कि जंतुओं का शरीर 2 या 3 स्तर का हो सकता है। और चौथी विशेषता पढ़े कि जंतुओं के शरीर की आकार यानी कि शेप 3 तरह का हो सकता है, 3 तरह का हो सकता है। हालांकि अधिकांश जो जंतु हैं उनका शरीर क्या है, बायलेटरल। कुछ गिने चुने ही जंतु हैं जिनका शरीर रेडियल है या एसिमेट्रिकल है, बाकी सबका क्या है, बायलेटरल है, बाकी सबका क्या है, बायलेटरल है। क्लियर हो गया। अब अगली विशेषता हम पढ़ते हैं कि जंतुओं में 5वीं विशेषता न होगा। पहली विशेषता कि सारा का सारा बहुकोषकीय होता है जंतु, एक भी जंतु एक कोषकीय। सारे जंतु में परपोषण होता है, किसी भी जंतु में स्वपोषण। जंतुओं का शरीर 2 या 3 स्तर का बना होता है। चौथी विशेषता जंतुओं के शरीर का शेप कितने तरह का, जंतुओं का शरीर का शेप कितने तरह का, 3 तरह का। अगली विशेषता हम पढ़ रहे हैं कि जंतुओं के शरीर में देगुआ, देगुआ को अंग्रेजी में सिलोम कहते हैं, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। जंतुओं की एक और खास विशेषता कि इसमें देगुआ, फिर कछुआ का बार बार प्रश्न आ रहा है, कछुआ और केचुआ, कछुआ और केचुआ, अर्थवर्म और टर्टल दोनों ही बायलेटरल बॉडी है, ठीक है। एक होता है कछुआ और एक होता है केचुआ। केचुआ यानी अर्थवर्म जो बरसात के समय मिट्टी पर आप चलते बहुत देखे होंगे, और दूसरा टर्टल। दोनों ही बॉडी क्या है, बायलेटरल, दोनों ही बॉडी क्या है, बायलेटरल है। अब आइए दोस्तों आते हैं कि जंतुओं की एक और खास विशेषता, जंतुओं की एक और खास विशेषता कि उनके शरीर में देगुआ हो भी सकता है और देगुआ नहीं भी हो सकता है। देगुआ हो भी सकता है और देगुआ नहीं भी हो सकता है। जिस जंतु में देगुआ होगा वो विकसित माना जाएगा, और जिस जंतु में देगुआ नहीं है वो विकसित नहीं माना जाएगा। लेकिन ये बात तो समझ गए कि जंतुओं में देगुआ भी होते हैं और जंतुओं में देगुआ नहीं भी होते हैं। अगर जंतु में देगुआ है तो जंतु विकसित माना जाएगा, जैसे मानव में देगुआ होता है। लेकिन कुछ जंतु में देगुआ नहीं होता है, अर्थात वो कम विकसित होते हैं। लेकिन ये देगुआ जिसको अंग्रेजी में सिलोम कहते हैं, ये सिलोम है क्या, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जंतुओं का शरीर कितने लेयर का बना होता है, 3 लेयर का बना होता है। जंतुओं का शरीर कितने लेयर का बना होता है,
3 लेयर का बना होता है। जंतुओं का शरीर कितने लेयर का बना होता है? 3 लेयर का बना होता है। 3 लेयर का बना होता है। कितने लेयर का? 3 लेयर का। ठीक है, 3 लेयर का बना होता है। कोई दिक्कत? अब समझिए, यहीं पर हम समझ लेंगे कि देगवा क्या है। देगवा क्या है दोस्तों? सबसे पहले हम इसको घोषित कर देते हैं कि ये एक्टोडर्म है। फिर इसको घोषित करते हैं ये मेजोडर्म है। और ये दोस्तों इंडोडर्म है। जिन सजीव का शरीर 3 स्तर का बना होता है तो सभी स्तर एक दूसरे से बिल्कुल सटे सटे नहीं होते हैं। उनके बीच थोड़ा ना थोड़ा जगह क्या होता है? खाली। जंतुओं के शरीर के सबसे आंतरिक और मध्य परत के बीच के खाली जगह को क्या कहते हैं? जंतुओं के शरीर के सबसे आंतरिक और मध्य परत के बीच के खाली जगह को क्या कहते हैं? जिन सजीवों के शरीर 3 स्तर का बना होता है, उन 3 स्तरीय शरीर के आंतरिक और मध्य परत के बीच के खाली जगह को क्या कहते हैं? देगवा कहते हैं। बात समझ गए? कोई दिक्कत है? हम लोगों का सबसे आंतरिक परत है आहार नाल। सबसे अंदर में क्या हम लोगों का? आहार नाल। उसके बाद मांसपेशी का एक लेयर है। तो हमारा जो आहार नाल है सबसे आंतरिक परत, और उसके बाद जो मांसपेशी है उसके बीच कुछ ना कुछ जगह क्या है? खाली है। हालांकि खाली है, उसमें भी लिक्विड भरे होते हैं। ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह से खाली होता, हवा भरा होता, ऐसा नहीं, उसमें भी लिक्विड भरा हुआ। तो आहार नाल और मांसपेशियों के बीच जो स्पेस खाली है मानव के शरीर, वही मानव का क्या कहलाएगा? समझिए देगवा क्या है। एक बात तो क्लियर है कि देगवा का परिभाषा आप समझ चुके हैं। देगवा को आप समझ चुके हैं तो एक बात तो क्लियर है कि देगवा उसी जंतु में होगा जिस जंतु का शरीर कितने स्तर का हो? 3 स्तर का हो। परिभाषा देगवा के परिभाषा के अनुसार 2 स्तरीय शरीर में देगवा संभव है? नहीं है। तो ऐसे जंतु जो केवल 2 लेयर का बना है, इंडो और एक्टो से, उनमें देगवा नहीं होगा। ऐसे जंतु जिनका शरीर केवल 2 स्तर का बना है, 2 स्तर का बना है दोस्तों, तो वो शरीर में देगवा नहीं। अब कहिएगा देगवा का कार्य क्या है दोस्तों? देगवा का कार्य क्या है? मानव शरीर में देगवा के भीतर लासिका दौड़ते रहते हैं। लासिका का नाम सुने हैं? हम लोगों के शरीर में लासिका दौड़ते रहते हैं। कहां पर? देगवा ऐसे जंतु में काफी उपयोगी होते हैं। देगवा ऐसे जंतु में काफी उपयोगी होते हैं जिन जंतुओं में रक्त बहने के लिए कोई रक्त नलियां नहीं पाई जाती। ऐसे जंतु जिनमें रक्त बहने के लिए कोई रक्त नलियां नहीं पाई जाती है, उन जंतु का रक्त किससे होकर बहता है? तो देगवा उन जंतुओं को काफी सहायता देता। दोस्तों, देगवा उन जंतुओं को काफी सहायता देता है। देगवा उन जंतुओं को काफी सहायता देता है जो जंतु के शरीर में रक्त बहने के लिए कोई रक्त नलियां नहीं पाई जाती। दोस्तों, जंतुओं में रक्त बहने के लिए रक्त नलियां बनी होती है। मानव का रक्त नलियां बाहर से ही दिखता है, लेकिन कुछ जंतु ऐसे भी है जिनके शरीर में रक्त बहने के लिए कोई रक्त नलियां नहीं पाई जाती। और जिन जंतु में रक्त बहने के लिए कोई रक्त नलियां नहीं पाई जाती है दोस्तों, उनका रक्त कहां बहता है? देगवा में बहता। क्लियर हो गया? बात समझ गए? तो जंतु में देगवा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जंतु में देगवा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जिन जंतु में देगवा होगा वो जंतु विकसित माना जाएगा, और जिनमें नहीं होगा वो विकसित नहीं माना जाएगा, वो कम विकसित कहलाएगा।
सजीवों के शरीर के मध्य और आंतरिक परत के बीच के खाली जगह को क्या कहते हैं? एक जंतु में देखवा होने के लिए जंतु के शरीर का कितना परत का होना आवश्यक है? क्लियर हो गया? एक प्रश्न बार बार आ रहा है कि केचुआ तो पेन की तरह होता है, लेकिन फिर भी वो आर्य ना होकर बायलेटरल कैसा है? दोस्तों बायलेटरल ही है। ठीक है, केचुआ को शरीर को दो समान, केचुआ अर्थ ब्रोम के शरीर को दो समान भागों में बांटना है तो बाएं दाएं में ही बटेगा। अब कहिएगा बीच से काट देंगे तो भी दो भागों में बटेगा, तो उसका आई स्पॉट एक ही तरफ रहता है। आई स्पॉट केचुआ में एक ही तरफ रहता है। क्लियर हो गया दोस्तों? अंतिम विशेषता, जंतु की विशेषता समझ रहे ना? अगली विशेषता कि जंतु में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, जंतुओं में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब देखिए सब जंतु पर लग गया है दोस्तों कि किसका शरीर बायलेटरल है, किसका रेडियल। दोस्तों हम समान अध्ययन पढ़ रहे हैं, विस्तृत अध्ययन नहीं कर रहे हैं। एक एक जंतुओं के शरीर के बॉडी को हम क्लासीफाई करने लगेंगे, पता चलेगा कि दरोगा एग्जाम हो गया और हम जंतु को बायलेटरल कर रहे हैं। ठीक है, 18 लाख सजीवों की जातियां हैं और उनमें 70% सजीवों की जातियां केवल जंतु है। तो लगे मत रहिए, जितना एग्जाम्पल दिए हैं वही काफी है। रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र तो आप जानते ही हैं। आप उत्तक पढ़े थे ना, उत्तक पढ़े थे, उसमें जाइलम फ्लोएम के बारे में बात किए थे। जाइलम फ्लोएम को सम्मिलित रूप से वास्कुलर बंडल कहते। क्या कहते हैं? वास्कुलर बंडल। जो महत्व पौधे में वास्कुलर बंडल का है वही महत्व जंतु में रक्त परिसंचरण तंत्र का। तो जंतुओं का जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है वो दो प्रकार का होता है। जंतुओं का जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है वो दो प्रकार का होता है, ओपन और क्लोज्ड, खुला और बंद। भिन्न भिन्न जंतुओं का रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के? दो प्रकार के। दो प्रकार के, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र और बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र और बंद रक्त परिसंचरण। खुला और बंद रक्त परिसंचरण तंत्र आखिर है क्या, इसको समझिएगा दोस्तों। ऐसे जंतु जिनमें रक्त नलियों के माध्यम से बहता है वो क्या कहलाता है? क्लोज्ड। यानी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है कि इसका रक्त नली से होकर बहता है। रक्त नली से होकर बहता है। ऐसे जंतु जिनमें रक्त नलियों के होकर बहता, ऐसे जंतु जिनका रक्त नलियों से होकर बहता है उसे हम क्या कहते हैं? क्लोज्ड। मानव का सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? क्लोज्ड। मानव का रक्त किससे होकर बहता है? रक्त नलियों से होकर बहता। और कुछ रक्त नलियां आपको बाहर से ही स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अगर दोस्तों जिन जंतु के शरीर में रक्त नली का अभाव होता है, जिन जंतु के शरीर में रक्त नली का क्या होता है? अभाव होता है। जिन जंतु में रक्त नली का क्या होता है? अभाव होता है, रक्त नली का अभाव होता है, उन रक्त परिसंचरण तंत्र को क्या कहते हैं?
खुला और खुला परिसंचरण तंत्र वाले जंतु का रक्त देगुआ से होकर बहता है। किससे होकर? देगुआ से होकर बहता है। तो ऐसे जंतु जिनमें रक्त नलियां है उसका रक्त परिसंचरण तंत्र कैसा, और जिसमें रक्त नलियां नहीं है उसमें खुला। जिन जंतुओं में रक्त नलियां नहीं है उन जंतुओं में रक्त का बहाव किसके माध्यम से? किसके माध्यम से? देगुआ के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? उसके बाद एक अंतर यह है दोस्तों कि जो बंद परिसंचरण तंत्र वाले हैं उन जंतुओं का रक्त लाल होता है। बंद परिसंचरण तंत्र वाले जंतुओं का रक्त कैसा होता है? लाल। लेकिन जिनमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है उनके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते हैं और उनके रक्त लाल नहीं होता। जैसे उदाहरण कीट, मकड़ी, मच्छर, इन सभी में कैसा रक्त परिसंचरण तंत्र? खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। कॉकरोच में कैसा परिसंचरण तंत्र? खुला। और खुला रक्त परिसंचरण तंत्र वाले जंतुओं के रक्त लाल नहीं होते हैं क्योंकि उन रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। आप कभी ऐसे मच्छर जो किसी का रक्त नहीं चूसा है, आप उसको मारिएगा, आप देखिएगा कि उजला तरल पदार्थ यानी कि रंगहीन तरल पदार्थ निकला है। वो रंगहीन तरल पदार्थ उस मच्छर का ब्लड है, ब्लड। अब ध्यान रखिए दोस्तों, मच्छर को मारते हैं तो कहिएगा उसका तो खून लाल होता है, वो उसका खून नहीं है, वो चूसा गया खून है। मच्छर में कैसा रक्त परिसंचरण तंत्र? और खुला परिसंचरण तंत्र वाले रक्त लाल रंग के नहीं होते हैं। तो फिर किस रंग के होते हैं? फिर किस रंग के होते हैं? तो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र वाला रक्त कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, हरा होता है। कैसा होता है? हरा। ऐसे कई कीट, अगर आप बचपन में कीटों को कभी मारे होंगे या कभी ऐसा मौका मिला होगा कि कुछ घरेलू कीट भी होते हैं, वो कीट जब किसी कारणवश आपसे मर जाता है हरे रंग का पदार्थ निकलने लगता है। वो हरे रंग का पदार्थ वास्तव में उसका क्या है? तो भिन्न भिन्न खुले रक्त परिसंचरण तंत्र वाले जंतु का रक्त कलरलेस होता है, हरे रंग का होता है, श्वेत दूधिया रंग का होता है, लेकिन लाल। क्लियर हो गया? हाँ, एक है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में भी खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑक्टोपस में भी खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? तो हम जंतु के विशेषता को समझ गए। जंतु की विशेषता को समझ गए ना? सारे के सारे जंतु बहुकोशिकीय हैं, एक भी जंतु एक कोशिकीय। सारे के सारे जंतु में परपोषण होता है, किसी भी जंतु में स्वपोषण नहीं होता है। जंतुओं का शरीर 2 या 3 स्तर का बना होता है। जंतुओं का शरीर का आकार 3 तरह का हो सकता है, बायलेटरल, रेडियल और एसिमेट्रिकल। जंतु में देगुआ हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जब हम जंतुओं को एक एक करके पढ़ना चालू करेंगे तब पता चलेगा कि किस जंतु में देगुआ है और किस जंतु में नहीं है। उसके बाद जंतुओं में रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2, बंद और ऐसे रक्त परिसंचरण तंत्र। ऐसे रक्त परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त बहने के लिए कोई रक्त नलियां नहीं हो, वो क्या होगा? ऐसे रक्त परिसंचरण तंत्र जिसका रक्त लाल रंग का है, बंद। अब बंद परिसंचरण तंत्र वाले जंतु का रक्त किसके माध्यम से होकर बहता है? किसके माध्यम से? रक्त नलियों के माध्यम से। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र वाले जंतु का रक्त किसके माध्यम से बहता है? किसके माध्यम से? देगुआ के माध्यम से। क्लियर हो गया? अब आइए दोस्तों, हमें एनिमल किंगडम में पाए जाने वाले प्रमुख फाइलम का जिक्र करना है।
प्लांट किंगडम में कितना फाइलम था? एनिमल किंगडम में कितना फाइलम था? कितना? 5। वेरी गुड, 5। 3 2 5। थैलोफाइटा, बर्फाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। सब क्लियर हो गया? और क्लियर तो उस दिन होगा जिस दिन आपको 22,000 क्वेश्चन पूरा रट के क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? पहले 20,000 था, 2,000 बढ़ गया है करेंट अफेयर में। ठीक है? हाँ। और आप जानते हैं कि किसी को कहते हैं 22,000 क्वेश्चन है, 20,000 क्वेश्चन है, तो सबसे है इतना क्वेश्चन कैसे याद होगा? यानी धड़फड़ा जाता है। आपको पता है मानव के मस्तिष्क का विस्तार ब्रह्मांड से भी ज्यादा है। हम कितना भी याद कर लेंगे, मस्तिष्क का आधा कोना भी इस्तेमाल नहीं होता है। और अभी परीक्षा में बहुत लेट है। आप कोशिश कीजिए कि रोज 1,000 बहुत ज्यादा, रोज 500 भी क्वेश्चन हम याद कर रहे हैं। रोज 500 भी क्वेश्चन याद करके 300 भूल जा रहे हैं। रोज 500 याद करते हैं लेकिन उसमें 300 भूल जाते हैं, अर्थात एक्यूरेट 200 क्वेश्चन भी याद करते हैं, परीक्षा तक सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा, सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो ये डरिए नहीं। अब बहुत जगह हमारी बारे में ये फैलाया जा रहा है, ज्ञान बिंदु वाला सब मोटका मोटका ग्रंथ पढ़ाता है। ठीक है, मोटका मोटका ग्रंथ पढ़ाता है। कल औकात है तो आ जाओ, सिलेबस लेके फरिया लो कि सिलेबस से ज्यादा एक भी चीज पढ़ाया है तो पढ़ाना छोड़ देंगे कल से दोस्तों। बस दिक्कत है दोस्तों कि हमें चुनना नहीं आता है। बहुत मास्टर कहता कि हम वही पढ़ाते हैं जो परीक्षा में आता है। अब परीक्षा में क्या आता है हमको पता नहीं है। हम बस यही जानते हैं कि जो सिलेबस बोर्ड दिया है उसी में से क्वेश्चन वो सेट करेगा, और इसलिए दोस्तों हम सिलेबस पढ़ाते हैं। और आज जब कटअप 90% तक पहुंच जा रहा है तो सिलेबस में क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, ये प्रश्न ही नहीं होनी चाहिए। पूरा सिलेबस पढ़ना है, यही एक लक्ष्य होनी चाहिए। दोस्तों एक जमाना था जब 60% अंकों को लेकर नौकरी हो जाता था। जब हम लोग तैयारी करते थे 2008-9 के दशक में दोस्तों, जी तोड़ तैयारी करते थे, उस समय लगभग हर बोर्ड की स्थिति थी 60% मार्क आ गया आप टॉपर हैं, 60%। तो उस समय विद्यार्थियों के पास विकल्प था कि हिस्ट्री में आधुनिक तो पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में जो है वही 2-4 गो कॉलम याद कर लेंगे, लुसेंट का क्लियर, रिजल्ट क्लियर। लेकिन आज वो समय नहीं है। आज विद्यार्थी 82 आकर भी अपने एडमिट कार्ड को तकिया के खोल के अंदर रख देता है कि कहीं 83 कटअप चला जाएगा तो मेरा रिजल्ट नहीं होगा, और कोई दोस्त मेरा एडमिट कार्ड देखकर रोल नंबर देख लेगा, वो रिजल्ट देखकर बता देगा तुम्हारा रिजल्ट तो नहीं हुआ, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बात समझ रहे ना? हाँ, तो हड़बड़ाइए नहीं। अब आइए दोस्तों, एनिमल किंगडम में पहला फाइलम है पोरीफेरा, पोरी। दूसरा फाइलम है सीलेंटिरेटा, सीलेंटी। तीसरा है प्ले टी हेल मीन थीज, प्लेटी हेलमेन थीज। चौथा है एसके हेल मीन थीज। पांचवा फाइलम है दोस्तों एनी लीडा। छठा फाइलम है, आप लोग मत बोलिए हम याद करके आए हैं, आर्थ्रो पोडा। सातवां में है मोलस्का। आठवां में है इकाइनो डरमेटा, इकाइनो। 9 में प्रोटो कॉर्डेटा, प्रोटो। और 10वां में है कॉर्डेटा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस पृथ्वी पर अब तक जीव वैज्ञानिकों ने 1.8 मिलियन
यानी 18 लाख सजीवों के जातियों का पता लगा लिया है। जितने भी सजीवों के जातियों का पता लगाया गया उनमें 70% जातियां जंतु की है, 30% में पौधा, कवक, प्रोटिस्टा, मोनरा सब शामिल है। तो जितने भी सजीव की जातियों को अब तक खोजा गया है, जितने भी सजीव के जातियों को अब तक खोजा गया है, उन सजीवों के जातियों में 22% प्लांट है और 70% एनिमल है। और इस एनिमल किंगडम को कुल 5 फाइलम में बांटा गया है। जैसे पौधे को आप 5 फाइलम में बांटे थे ना, उसी तरह एनिमल किंगडम को कितने फाइलम में? 10 फाइलम में बांटा गया। एनिमल किंगडम को कितने फाइलम में? और सबसे कम विकसित जंतु का समूह कौन है? और सबसे विकसित मानव जंतु है, किसमें आते हैं? कोरडेटा। तो हम लोग जंतुओं के फाइलम के बारे में पढ़ेंगे, जंतुओं के फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। और ये शुरुआत कहां से होगी? अच्छा, 9 में हेमिकोडेटा आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। हेमिकोडेटा प्रोटोकोडेटा में कोई खास डिफरेंस नहीं है। पहले तो यानी कि हम लोग जब बायोलॉजी पढ़ते थे 9th क्लास में, हम जब पढ़ते थे तो प्रोटोकोडेटा था नहीं। ये प्रोटोकोडेटा किसमें शामिल था? बाद के समय में कोडेटा से इसको क्या कर दिया गया? अलग किया गया। तो ये जो फाइलम है ये इसी से अलग हुआ है, ये नवीनतम वर्गीकरण है। तो आपको पोरीफेरा के बारे में पढ़ना होगा, सिलिंट्रेटा के बारे में जानना होगा, प्लेटी हेलमेंथीज के बारे में जानना होगा, एसके हेलमेंथीज के बारे में जानना होगा, एनिलीडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, प्रोटोकोडेटा या हेमिकोडेटा। और आपकी यात्रा शुरू होगी कहां पर और खत्म होगा? कोरडेटा पर। सबसे कम विकसित जंतु का फाइलम और सबसे विकसित जंतु का फाइलम कोरडेटा फाइलम में ही मानव को रखा गया है, ह्यूमन को रखा गया है। और जिस फाइलम में मानव है निश्चित ही वो सबसे विकसित फाइलम होगा। तो आइए दोस्तों, बिना समय गमाए हम यात्रा पर चलते हैं। जंतुओं की दुनिया बहुत आश्चर्यचकित करने वाली दुनिया है। प्रकृति ने ऐसे ऐसे जंतुओं को निर्माण किया है दोस्तों, प्रकृति ने ऐसे ऐसे जंतुओं को निर्मित किया है जो आपको आश्चर्य से भर देगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और यह वर्गीकरण क्लास 9th के एनसीईआरटी पर बेस्ड है। क्लास 11th क्लास का जो क्लासिफिकेशन है एनिमल किंगडम का काफी विस्तृत है और जटिल है, इसलिए 11th क्लास का वर्गीकरण आपके सामने नहीं रखे हैं और उसकी जरूरत भी हमें नहीं है। ये वर्गीकरण जो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, ये क्लास 9th एनसीईआरटी का वर्गीकरण पेश कर रहे हैं आपके सामने में, और यही आपके लिए काफी होगा। कुछ लोग क्लास 11th के कुछ फाइलम को ला रहे हैं, तो उतने विस्तार में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए 11th क्लास का वर्गीकरण आपके सामने नहीं रखे हैं, क्लास 9th का रखे हैं। और इतना ही समझ लीजिएगा, टॉप करने के लिए काफी है दोस्तों। आइए दोस्तों, पोरीफेरा से हम यात्रा की शुरुआत करते हैं। पोरीफेरा से यात्रा की और हम विशेषताओं पर गौर देंगे। अब एक बात रिक्वेस्ट है दोस्तों, पोरीफेरा यह चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसमें आप उब जाइएगा। नाम ही ऐसे ऐसे आपको मिलेंगे कि लगेगा ये क्या है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, उबना नहीं है। यानी इस चैप्टर के कुछ बातें आपको बोरिंग लग सकता है। अभी तक 4 चैप्टर मजे में आप निकाल दिए हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद करके निकाल दिए हैं। तो इस चैप्टर में आप 2 चैप्टर आपको मजबूर कर देगा दिमाग को इस तरह उस तरह कर देने का। एक है जेनेटिक्स 14 नंबर में, और ये एक 5 नंबर का एनिमल किंगडम।
एनिमल किंगडम को आप अच्छी तरह समझ कर निकाल दीजिएगा तो दोस्तों फिर आपको थोड़ा बहुत दिक्कत जेनेटिक्स वाले चैप्टर में जेनेटिक्स को समझने में हो सकता है, लेकिन दोस्तों जहां बिट्टू झा है वहां कोई दिक्कत नहीं। आइए पोड़ी फेरा, हल्ला मत करिए, आइए पोड़ी फेरा को समझते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा ये पोड़ी फेरा के जंतु रहते कहां पर है, जहां पर जाकर हम देखेंगे उसको। तो सबसे पहला हम वास स्थान का जिक्र करते हैं। पोड़ी फेरा के जंतु क्या होते हैं? समुद्री होते हैं, अर्थात कहां पाए जाते हैं? लवण जल में, कुछ ही मीठे जल में पाए जाते हैं, कुछ ही मीठे जल में पाए जाते हैं, मीठे जल में पाए जाते हैं। तो पोड़ी फेरा की 99% जंतु कहां पाए जाते हैं? लवण जल में, यानी कहां? बहुत गिने चुने क्या, कोई भी सदस्य इसका स्थल पर नहीं रहता। पौधा भी सबसे पहले पानी से विकास करना चालू किया था और जंतु भी वहीं से विकास करना चालू किया है। तो पोड़ी फेरा के जितने भी जंतु है दोस्तों, पोड़ी फेरा के जितने भी जंतु हैं वे सारे के सारे जंतु क्या हैं? समुद्र है। कहां में रहते हैं? समुद्र में रहते हैं। कहां रहते हैं? समुद्र में रहते हैं। कुछ सदस्य हैं जो मीठे जल में रहते हैं, लेकिन एक भी पोड़ी फेरा के जंतु स्थल पर नहीं रहते हैं, एक भी पोड़ी फेरा के जंतु स्थल पर नहीं रहते। अब ध्यान दीजिए कि इसका जो प्रचलित नाम है, इसका जो प्रचलित नाम है दोस्तों, वो प्रचलित नाम है क्या? स्पंज। पोड़ी फेरा के जंतुओं का प्रचलित नाम क्या है? स्पंज। इसे स्पंज के नाम से, ऐसा नहीं कि किसी एक पोड़ी फेरा को स्पंज कहा जाता है, सारे पोड़ी फेरा के सदस्य को किन नामों से पुकारा जाता है? स्पंज। अगर किसी जंतु के नाम में स्पंज लगा है तो समझ जाइए वो किस फाइलम का। किसी भी जंतु के नाम के आगे पीछे बीच में स्पंज शब्द लगा है तो समझिए वो क्या है। जैसे कभी आपको पूछ दिया यू स्पंजिया किस फाइलम के जंतु है, तो नाम पर गौर करिएगा। यू स्पंजिया यानी उसके नाम में क्या है? स्पंजीला। नाम जंतु का नाम है स्पंजीला। किसका नाम है? जंतु का नाम है। उसके नाम में क्या है? तो जिन जंतु के नाम में कहीं भी स्पंज वाला शब्द दिख जाए समझ जाइए कहां से आया है? समुद्र से आया है, यानी पोड़ी फेरा का सदस्य है। क्लियर? क्लियर दोस्तों? पोड़ी फेरा रहते कहां पर हैं? पोड़ी फेरा फाइलम के जंतु का निवास स्थल। पोड़ी फेरा के जंतु का सामान्य या प्रचलित नाम, सामान्य या प्रचलित नाम। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, शरीर 2 स्तर का होता है। कितने स्तर का? यानी इसका शरीर एक्टो और इंडोडर्म से बना होता है। इसका शरीर एक्टो और इंडोडर्म का बना होता है। पोड़ी फेरा का शरीर कितने स्तर का? आपको बताए थे ना कि जंतु का शरीर 2 या 3 स्तर का होता है। तो पोड़ी फेरा का शरीर कितने स्तर का? 2 स्तर का। पोड़ी फेरा का शरीर कितने स्तर का? 2 स्तर का। कोई दिक्कत? अब 2 स्तर में बाहरी स्तर क्या होगा? एक्टोडर्म। भीतरी स्तर क्या होगा? इंडोडर्म। भीतरी स्तर क्या होगा? और ध्यान दीजिए कि इनका शरीर कोशिका तक ही विकसित है। इनका शरीर क्या? काहे हल्ला कर रहा है जी? चिल्लाइए नहीं, बैठ जाइए।
चिल्लाइए नहीं, चिल्लाइए नहीं, ठीक है। अरे शांति, हम बार बार क्लास आने से पहले ही कहते हैं कि शांत रहिए, जब प्रश्न पूछे तब जवाब दीजिए, अशांति पूर्वक समझिए, ठीक है ना। जिसको लफुआगिरी का बहुत दाबी होता है तो ढेर सारा लफुआ को घुसा के सहित दिए हैं, ठीक है। इसीलिए एकदम साइलेंट में पढ़िए, आराम से। हमको होता है कुछ आदमी का प्रवृत्ति होता है कि हल्ला करेगा तो उसका, हल्ला नहीं करेगा तो दिमाग ठंडा होगा। शांत रहिए, बिल्कुल शांत रहिए। ठीक है। तो पोड़ी फेरा की अगली विशेषता, पोड़ी फेरा का अगली विशेषता कि इनका शरीर कोशिका तक ही विकसित होता है। इनका शरीर कोशिका तक ही विकसित रहता है। इनका शरीर कहां तक विकसित रहता है? दोस्तों आप जानते हैं कि सेल मिलकर क्या बनाता है? टिश्यू, टिश्यू मिलकर ऑर्गेन, ऑर्गेन मिलकर ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम मिलकर बॉडी, ऑर्गेन सिस्टम मिलकर बॉडी, ऑर्गेन सिस्टम मिलकर बॉडी। क्लियर बात समझ गए ना? तो सेल मिलकर क्या बनाता है? टिश्यू, टिश्यू मिलकर ऑर्गेन, मिलकर ऑर्गेन सिस्टम। अब चुप हो जाइए। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि पोड़ी पेरा का शरीर, पोड़ी पेरा का शरीर केवल कहां तक विकसित है? यानी पोड़ी पेरा में कोई टिश्यू, जब टिश्यू ही नहीं पाए जाते तो अंग भी, और जब अंग नहीं पाए जाते तो ऑर्गेन सिस्टम भी नहीं पाए जाते हैं। इसका मतलब सीधा सेल मिलकर बॉडी। पोड़ी फेरा, ध्यान दीजिएगा, पोड़ी फेरा इतने कम विकसित जंतु हैं, पोड़ी फेरा इतने कम विकसित जंतु है कि उनका शरीर केवल कहां तक विकसित है? सेल तक विकसित है। कहां तक विकसित है? सेल तक विकसित है, सेल तक विकसित है। क्लियर? अल्लाह फिर करे। काहे हल्ला करे हैं? डिपेंड कहाँ गया? थोड़ा सीसीटीवी पर नजर डालो तो इधर एक स्विच बंद किया था, इधर भी सीसीटीवी है। दो चीज का पता लगो, स्विच को कौन दबाया था और देखो कौन हल्ला कर रहा है। देखो एक दो को कार्रवाई करो, ठीक है? मारपीट के नहर में घोलटाओ उसको। और आपको कहता है कि मारियन, दो चार थप्पड़ मारियन, उसके बाद तो हम उसको देख लेंगे, ठीक है? बस कोई भी तंग करता है मार दीजिए उसके बाद। बात एकदम लड़कियों का था। लड़कियों को हम बार बार समझाते, आपको कोई कुछ कर रहा है पहले आप आगे बढ़िए ना, कोचिंग उसका साथ नहीं देगा तब ना, ठीक है? आप आगे बढ़िए। कोई भी आपको तंग कर रहा है आप पहले आगे बढ़िए, उसके बाद तो उसके पूरे खानदान को हम नाप लेंगे, ठीक है? ठीक है, तो पहले आप बढ़िए। आप आगे बढ़ गया, फिर आप जब तक प्रतिकार नहीं करिएगा, आप जब तक झुक कर रहिएगा दोस्तों, तब तक वो झुक कर रहेगा। लड़कियों का डिस्टर्ब, लड़कियों को डिस्टर्ब करने में खासकर वो लड़के आगे रहते हैं जिसका माँ अंगूठा छाप है, जिसका बहन मूर्ख है, वो लड़के सबसे आगे रहते हैं। वो जानता है कि सर मेरा माँ पढ़ा लिखा नहीं है, ये सब कैसे पढ़ लिख लेगा, ठीक है? यही सब, यही बात है। इसलिए कुछ लड़के इस मतलब दुराग्रह में जीते रहते हैं कि हमारा बहन तो मूर्ख है, ठीक है, माँ भी अंगूठा लगाती है, ये सब लड़की कैसे पढ़ रही है, उसको दिमाग में टेंशन होते रहता है, फिर वो पढ़ नहीं पाता है, ठीक है ना? तो इस तरह, और इस तरह के लड़कों का जब तक अब प्रतिकार नहीं करिएगा तब तक कुछ नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे उसका। आप आगे बढ़कर प्रतिकार करिए, विरोध करिए। जब तक हल्ला सर मार देता है, सर हल्ला करता, तब तक वो आपको डराएगा, तब तक डराएगा, ठीक है? और सबसे हाथ जोड़ के विनती है, जो पढ़ने वाले आराम से पढ़िए, आराम से पढ़िए, ठीक है? तो ध्यान दीजिए, पोड़ी फेरा
पोड़ी फेरा का पूरा बॉडी किससे बना होता है? सेल से बना होता है। यानी इनके शरीर में कोई ऊतक नहीं, इनके शरीर में कोई अंग नहीं, कोई ऊतक नहीं, कोई अंग नहीं। आप समझ जाइए कि ऐसे ऐसे जंतु हैं इस पृथ्वी पर जिनके शरीर में कोई ऊतक भी नहीं है, कोई अंग भी नहीं है। अब कोई ऊतक नहीं है, कोई अंग नहीं है, तो क्या कोई अंग तंत्र होगा? आपसे पूछे क्या पोरीफेरा के जंतु में पाचन तंत्र होते हैं, श्वसन तंत्र होते हैं? नहीं होते, कोई तंत्र नहीं होते। शरीर केवल किससे बना होता है? ऐसे जंतु जिनका शरीर बहुकोशिकीय है लेकिन फिर भी उनमें अंग और ऊतकों का अभाव है, वो जंतु कौन है? वो जंतु कौन है? पोरीफेरा है। पोरीफेरा एनिमल किंगडम का एक एकलौता ऐसा जंतु का फाइलम है जिनका शरीर बहुकोशिकीय है, जिनका शरीर बहुकोशिकीय है लेकिन फिर भी उनके कोशिका ऊतक नहीं बनाते हैं, और ऊतक ही नहीं बनाते तो अंग और अंग तंत्र की हम बात ही नहीं कर सकते। इसमें रक्त भी नहीं होता। अब आपको होगा कि जब अंग नहीं है तो ये जीवित कैसे रहते हैं? ये जीवित, ये खाते पीते कैसे हैं? दोस्तों, जब बैक्टीरिया जीवित था, प्रोटोजोआ एक कोशिका लेकर जीवित था, बैक्टीरिया एक कोशिका लेकर जीवित था, ये तो ढेर सारे कोशिकाओं ने बने हैं जी। और अब ध्यान दीजिएगा कि जब सेल थ्योरी पर आ रहे थे तो आपको बताए थे कि एक अकेले कोशिका में भी जीवित रहने की क्षमता, वही हाल है पोरीफेरा का। किनके शरीर में जितने भी कोशिकाएं, सब अपना अपना कोशिका अपना अपना हाल देखते रहता है। जिस तरह बैक्टीरिया का एक कोशिका पर्यावरण में जीवित बना रहता है, वही तरह पोरीफेरा का ढेर सारा कोशिका जीवित बनने के लिए संघर्ष करते रहते। तो पोरीफेरा के शरीर में कोई ऊतक नहीं है, कोई अंग नहीं है, कोई अंग तंत्र नहीं है, रक्त भी नहीं है, रक्त भी नहीं है। शरीर केवल कहां तक विकसित है? सेल तक विकसित है। शरीर केवल कहां तक विकसित है? सेल तक विकसित है। समझ रहे हैं ना पोरीफेरा के बारे में? कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा है ना जी? कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा है ना? ठीक है। पोरीफेरा का वासस्थान कहां है? कहां है? पोरीफेरा के जंतु कहां निवास करते हैं? समुद्र में निवास करते हैं। इसका प्रचलित नाम क्या है? स्पंज है। पोरीफेरा का शरीर कितने स्तर का? एक्टोडर्म और अब शरीर 2 स्तर है, तो क्या पोरीफेरा में देगुआ होगा? पोरीफेरा में देगुआ होगा? नहीं होगा। पोरीफेरा में देगुआ नहीं होगा, क्योंकि देगुआ होने के लिए शरीर कितने स्तर का? पोरीफेरा के शरीर में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र होते हैं, कोई तंत्र नहीं होता, कोई तंत्र नहीं होता। शरीर केवल कहां तक विकसित? अगली विशेषता दोस्तों कि इनका जो शरीर है, पोरीफेरा का जो शरीर है, एसिमेट्रिकल होता है। एक क्या होता है? एसिमेट्रिकल होता है। पोरीफेरा का शरीर क्या होता है? एसिमेट्रिकल होता है। क्लियर हो गया? असममित होते हैं। पोरीफेरा का बॉडी कैसा होता है? एसिमेट्रिकल होता है। और परीक्षा में घुमा पूछेगा, वैसे हमारे नोट से बाहर तो नहीं है पूछेगा, फिर भी पूछ देगा स्पंज का शरीर कैसा होता है? एसिमेट्रिकल होता है। स्पंज का शरीर कैसा होता है? एसिमेट्रिकल होता है। स्पंज का शरीर कैसा होता है? एसिमेट्रिकल होता है। एसिमेट्रिकल होता है। क्लियर हो गया? बात समझ गए कि नहीं? अब ये तो आप जान गए कि पोरीफेरा समुद्र में रहते हैं। पोरीफेरा समुद्र में रहते हैं, लेकिन बस सबसे बड़ा सवाल कि रहते कैसे हैं और खाते पीते कैसे हैं? खाना पीना जरूरी ना है जी, पोषण तो होना जरूरी ना है। तो पोरीफेरा समुद्र में रहते हैं। पोरीफेरा समुद्र में रहते हैं। पोरीफेरा समुद्र में रहते हैं, तो कैसे रहते हैं और कैसे खाते पीते हैं? तो पोरीफेरा समुद्र में चलते फिरते नहीं है दोस्तों। समुद्र में कोई ठोस आधार मिल जाए उसे चिपका रहता है।
यानी पोड़ी फेरा चलते फिरते नहीं है। समुद्र में किसी एक स्थान में किसी ठोस परत से जाकर चिपक जाते हैं, यानी पूरा जिंदगी चिपक कर ही गुजार देता है। यानी पोड़ी फेरा के जंतु समुद्र में किसी ठोस आधार से चिपके रहते हैं, किसी ठोस आधार से चिपके रहते हैं। और इसके शारीरिक बनावट पर थोड़ा गौर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। पोड़ी फेरा के शारीरिक बनावट पर गौर कीजिएगा दोस्तों, वह आपको समझ में आ जाएगा कि ये खाते पीते कैसे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको सामने पेश कर रहे हैं दोस्तों, और ये मान लेते हैं ये कोई ठोस आधार है, इसी ठोस आधार से पोड़ी फेरा चिपका हुआ है। क्या पोड़ी फेरा समुद्र में चलते हैं दौड़ते हैं? नहीं, चलते दौड़ते नहीं है दोस्तों। ये एक पोड़ी फेरा के जीव है। इसकी विशेषता है कि इनके पूरा शरीर में छोटा छोटा ढेर सारे छिद्र होते हैं। ढेर सारे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। और शरीर के अग्रभाग में एक बड़ा छिद्र होता है। शरीर के अग्रभाग में एक बड़ा छिद्र होता है। शरीर के अग्रभाग में एक बड़ा छिद्र होता है। तो ये दोस्तों ये एक पोड़ी फेरा जीव है और इसका नाम है साइकन। क्या नाम है? साइकन। एक पोड़ी फेरा जीव साइकन आपके सामने में है। तो पोड़ी फेरा के शरीर की सबसे बड़ी विशेषता है पूरे शरीर में छोटे छोटे छिद्र भरे पड़े होते हैं। और इस छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? ऑस्टिया। और शरीर के अग्रभाग में एक बड़ा छिद्र होता है, इसे क्या कहते हैं? ऑस्कुलम कहते हैं। शरीर के अग्रभाग में एक बड़ा छिद्र होता है, उसे क्या कहते हैं? ऑस्कुलम कहते हैं। ढेर सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? यानी पोड़ी फेरा का पूरा शरीर छिद्रित रहता है, छिद्रित। और इन छिद्रों को क्या कहते हैं? ऑस्टिया। और शरीर के अग्रभाग में एक बड़ा छिद्र होता है, उसे क्या कहते हैं? और सारे पोड़ी फेरा समुद्र में चलते फिरते नहीं है, बल्कि किसी ठोस आधार से चिपक कर रहते, किसी ठोस आधार से। अब इसका शरीर देख लिए, शरीर देख लिए दोस्तों, कैसा शरीर है, समझ में आ गया ना। अब इस शरीर की विशेषता है कि इसके शरीर में समुद्र में तो लहरें उठते रहते हैं जी। समुद्र में लगातार लहर उठता रहता है, दिन में कितना बार, और जब मन होता है तब छोड़ देते हैं, ठीक है। तो जब लहर उड़ता है, समुद्र के पानी में गति आती है, तो समुद्र का जल ऑस्टिया से जाएगा, ऑस्कुलम से निकलेगा, ऑस्टिया से जाएगा, ऑस्कुलम से निकलेगा, ऑस्टिया से जाएगा, ऑस्कुलम से निकलेगा। लगातार समुद्री जल किससे होकर प्रवेश करेगा? ऑस्टिया जाकर शरीर के अंदर गया, सारा बाहर निकल जाएगा। कहां से? ध्यान दीजिएगा, ये एकदम फिक्स है। ऑस्टिया से जाएगा, ऑस्कुलम से निकलेगा। ऐसा नहीं कि ऑस्कुलम से चला जाएगा, ऑस्टिया से निकल जाएगा, ऐसा नहीं। ऑस्टिया जाएगा, ऑस्कुलम से। और ये जो जल अंदर बाहर लगातार होते रहते हैं, पोड़ी फेरा के शरीर के भीतर अंदर बाहर जल लगातार करते रहते हैं, अंदर बाहर जल लगातार करते रहते दोस्तों। और वो जो जल अंदर जाते हैं, उसी जल के साथ इन्हें भोजन की भी प्राप्ति हो जाती। समुद्री जल में मिनरल्स भरे पड़े हैं दोस्तों, समुद्री जल में पोषक तत्व भरे पड़े हैं दोस्तों। और वो समुद्री जल इसके शरीर के भीतर जाता है, ऊपर से निकलता है, बाहर से जाता है, ऊपर से निकलता है, और यह क्रम लगातार चलता रहता है। और इसी क्रम में उसे किसकी प्राप्ति हो जाती है? तो पोड़ी फेरा का पूरा शरीर छिद्रित होता है। जितने भी पोड़ी फेरा के सदस्य हैं, उन सारे सदस्यों का शरीर पूरी तरह से छिद्रित होता है। उन छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? ऑस्टिया कहते हैं दोस्तों, ऑस्टिया कहते हैं। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि जिस तरह का बॉडी पोड़ी फेरा में आपको देखने को मिल रहा है, पूरे एनिमल किंगडम में ऐसा बॉडी किसी का भी नहीं है, ऐसा बॉडी किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं है। ये छिद्रित शरीर अन्य कहीं पर आपको नहीं मिलेगा, वो केवल कहां मिलेगा?
तो पोड़ी फेरा रहते कहां पर है समझिए, कैसे रहते हैं समझिए, चिपक कर रहते हैं। कैसे रहते हैं? यानी स्वतंत्र रूप से ये गतिशील, दिखने में कैसे होते देख, सारे पोड़ी फेरा में क्या होते हैं, खाना पीना इसको कैसे मिलता देखे, तो रहते कहां पर है पोड़ी फेरा समझ गए। पोड़ी फेरा जहां रहते हैं वहां कहां, वहां कैसे रहते ये भी आप समझ गए। बॉडी की क्या खास पहचान है ये भी समझ गए। खाते पीते भोजन इन्हें कैसे मिल जाता है वो भी समझ गए। एक और शारीरिक विशेषता को समझते हैं कि पोड़ी फेरा के बॉडी के ऊपर, पोड़ी फेरा के बॉडी के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का बना बाह्य कंकाल होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का बना बाह्य कंकाल होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का बना बाह्य कंकाल होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का बना क्या होता है? बाह्य कंकाल होता है। इसके ऊपर एक्सोस्केलेटन, जैसे हम लोगों का एक्सोस्केलेटन बाल है, क्या है? बाल है, नाखून है, बाह्य कंकाल है हम लोगों का। उसी तरह पोड़ी फेरा के ऊपर बाह्य कंकाल होते हैं जो किसके बने होते हैं? और उस बाह्य कंकाल में कांटे निकले होते हैं। उन कांटे को एस्पिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्पिक्यूल्स कहते हैं। उन कांटों को क्या कहते हैं? पोड़ी फेरा के जितने भी जंतु हैं सारे जंतु में बाह्य कंकाल पाए जाते, लेकिन किसका बना? और उस पोड़ी फेरा के शरीर में, पोड़ी फेरा के शरीर में छोटे छोटे बाह्य कंकाल में छोटे छोटे कांटे होते हैं। उन कांटे को क्या कहते हैं? एस्पिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे कौन से जंतु है जिनमें एस्पिक्यूल्स नामक कांटे पाए जाते हैं? पोड़ी फेरा ऐसे कौन से जंतु हैं जो बहुकोश के हैं लेकिन फिर भी उनमें उत्तक नहीं है? पोड़ी फेरा ऐसे कौन से जंतु है जिसमें ओस्टियोस्कुलम की उपस्थिति है? पोड़ी फेरा का निवास स्थान कहाँ है? समुद्र में। पोड़ी फेरा किस प्रकार रहते हैं? किस प्रकार रहते हैं? क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब आप पोड़ी फेरा के बारे में बता सकते सबको? बस यही जानना, मजा आया ना? लेकिन ज्यादा मजा नहीं आनी चाहिए, ठीक है? ज्यादा मजा लेने के चक्कर में कुछ और होने लगता है, ठीक है? फिर अब एक दिन जो है ना हम क्लास से निकल कर सुसाइड कर लेंगे और इसी तरह हल्ला होते रहेगा, तो ठीक है? और सबको फंसाएंगे दरोगा बैच को, ठीक है? और सब लड़का को फंसाएंगे, समझे? इसलिए हल्ला कम करिएगा, ठीक है? अब पढ़ा रहे, देखते कितनी बहुत मेहनत है पढ़ाने में। आपको क्या लगता है कि वैसे हमको सब कुछ याद है, बक 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 कर रहे हैं? बहुत मेहनत है, पूरा एकदम स्पीड में पढ़ा रहे हैं, उसी बीच में सर क्या हल्ला कर रहा है। अब मूड तो होता है कि जाकर पहले, ठीक है, डायरेक्ट पिस्टल से पहले मर्डर कर दो, एकदम शांति बना रही। पोड़ी फेरा हो गया जी? अभी पोड़ी फेरा बच्चा कहाँ पैदा किया है, ठीक है? यानी रिप्रोडक्शन बाकी है, रिप्रोडक्शन, ठीक है ना? रिप्रोडक्शन अभी। आप जानते सबसे पहले जितने भी पोड़ी फेरा होते हैं, अब यही तो जानना है, बाकी तो अब क्लियर हो ही गया होगा। पोड़ी फेरा जो है दोस्तों, पोड़ी फेरा जो है वह बायसेक्सुअल होता है। क्या होता है? बायसेक्सुअल को हर मैप्रोडाइट भी कहते हैं। बायसेक्सुअल को क्या कहते हैं? अब यहां पर ध्यान दीजिए, जंतु दो तरह का हो सकता है, यूनिसेक्सुअल और अगर मेल फीमेल अलग अलग बॉडी है तो यूनिसेक्सुअल यानी एक लिंगी। अब बायसेक्सुअल मतलब द्विलिंगी या उभयलिंगी, द्विलिंगी या उभयलिंगी, द्विलिंगी या उभयलिंगी। तो ऐसे जंतु जिसका मेल बॉडी अलग है, फीमेल बॉडी अलग है, तो उसे क्या कहेंगे? जैसे मानव क्या है?
यूनिसेक्सुअल है। गाय भैंस क्या है? यूनिसेक्सुअल है, यानी मेल अलग बॉडी होता है, फीमेल। लेकिन कुछ जंतु ऐसे हैं जिस जंतु के एक ही बॉडी में आधा मेल आधा फीमेल। तो पोरीफेरा क्या होता है? बायसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट होता है। पोरीफेरा क्या होता है? बायसेक्सुअल हर्मेफ्रोडाइट होता है, यानी एक पोरीफेरा जंतु में, उसी एक जंतु में मेल भी है और उसी में, जब किसी जंतु का मेल और फीमेल पार्ट एक ही बॉडी में हो तब उस बॉडी को क्या कहते हैं? पोरीफेरा क्या होता है? बायसेक्सुअल होता है, अर्थात द्विलिंगी या। तो जब मेल फीमेल एक ही बॉडी में प्रजनन करने के लिए ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, लेकिन इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कम होता है। पोरीफेरा में ज्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पोरीफेरा में ज्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पोरीफेरा में ज्यादातर क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब एक बात और समझना है, पोरीफेरा बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल प्रतिकूल परिस्थिति में करता है। अनुकूल परिस्थिति में ये क्या करता है दोस्तों? अलैंगिक जनन करता है। यानी पोरीफेरा में सामान्य तौर पर कैसा जनन होता है? एसेक्सुअल होता है, अलैंगिक जनन होता है। पोरीफेरा में सामान्य तौर पर कैसा जनन? अलैंगिक जनन। पोरीफेरा में सामान्य तौर पर कैसा जनन? और अलैंगिक जनन भी होता है किससे? मुकुलन विधि से। किस विधि से? मुकुलन विधि से। जैसे ये साइकन है, ये क्या है दोस्तों? साइकन है, इसमें छोटे छोटे छिद्र हैं, छोटे छोटे छिद्र है मान लेते हैं। तो सबसे पहले इनके शरीर में थोड़ा सा विकास होगा, इनके शरीर में थोड़ा सा विकास होगा उभार जैसा। अब फिर उभार जैसा विकास करके क्या होते जाएगा? बड़ा होते जाएगा। और एक समय आएगा कि एक शरीर से दूसरा साइकिल निकल जाए। जब शरीर से थोड़ा सा उभार निकलते हैं और विकास करके करते संपूर्ण शरीर का आकार ग्रहण करके इस शरीर से टूटकर अलग हो जाते हैं और नया जंतु बन जाते हैं, तो प्रजनन की यह विधि अलैंगिक के अंतर्गत क्या कहलाता है? मुकुलन कहलाता है। मुकुलन विधि में शरीर में थोड़ा सा उभार निकलेगा, वो डेवलप्ड करते 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 पूरा जंतु ही बन जाएगा। और जब वो पूरा जंतु बन जाएगा तो टूट कर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अलैंगिक जनन की इस विधि को क्या कहते हैं? तो पोरीफेरा में लैंगिक जनन होने का भी पूरा गुण मौजूद है। मेल फीमेल पार्ट एक ही बॉडी में होते हैं, लेकिन पोरीफेरा अधिकांशतः या सामान्यतः कैसा जनन करते हैं? अब वो भी किस विधि से? लेकिन पोरीफेरा में लैंगिक जनन की पूर्ण संभावना है, लेकिन पोरीफेरा लैंगिक जनन केवल प्रतिकूल परिस्थितियों में करते हैं। पोरीफेरा लैंगिक जनन केवल प्रतिकूल परिस्थितियों में करते हैं। पोरीफेरा लैंगिक जनन केवल। एक बात याद रखना है कि पोरीफेरा में री जनरेशन, पुनरुत्थ भवन की क्षमता होती है। पोरीफेरा के जंतु में किसकी क्षमता होती है? पुनरुत्थ भवन की क्षमता होती है। पोरीफेरा के जंतु में किसकी क्षमता होती है? पुनरुत्थ भवन की क्षमता होती है, रीजनरेशन की क्षमता होती है। अब यह पुनरुत्थ भवन क्या है, थोड़ा दोस्तों ध्यान दीजिएगा। पुनरुत्थ भवन रीजनरेशन क्या है? जब शरीर का कोई अंग टूट फूट जाए और उसके जगह पर नए भाग का निर्माण हो जाए, तो इस क्षमता को क्या कहते हैं? रीजनरेशन या पुनरुत्थ भवन। शरीर का कोई भाग टूट फूट जाए और उसके स्थान पर नया भाग बन जाए तो हम कहेंगे कि क्या हो रहा है? जैसे छिपकली का पूंछ कटता है तो नया पूंछ आ जाना क्या है? रीजनरेशन ही है। मानव का त्वचा कट फट जाता है तो नया त्वचा आ जाता है, वो भी क्या है?
रीजनरेशन है तो पोड़ी फेरा में भी रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है, पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। पोड़ी फेरा का कोई भाग टूट फूट गया तो फिर से नए बन जाते हैं, फिर से नए। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? पोड़ी फेरा कहाँ रहते हैं? समुद्र में रहते हैं। क्या स्थल पर भी रहते हैं? पोड़ी फेरा समुद्र में कैसे रहते हैं? चिपका चिपका हुआ पूरा जीवन किसी ठोस आधार से चिपके रहते। क्या पोड़ी फेरा समुद्र में दौड़ते हैं? नहीं, दौड़ते उड़ते नहीं है, समुद्र के किनारे पर किसी ठोस आधार से चिपके रहते हैं। पोड़ी फेरा के शरीर छिद्रित रहता है। छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? ओस्टिया। बड़े छिद्र को ओस्कुलम। पोड़ी फेरा का शरीर कितने स्तर का? 2 स्तर का। पोड़ी फेरा में क्या कोई अंग होता है? नहीं, इनका शरीर केवल कहाँ तक विकसित है? सेल तक विकसित है। पोड़ी फेरा का शरीर केवल कहाँ तक विकसित है? सेल तक विकसित है। पोड़ी फेरा सामान्य तौर पर किस विधि से प्रजनन करते हैं? अलैंगिक जनन, और अलैंगिक जनन में मुकुलन। पोड़ी फेरा एक लिंगी या द्विलिंगी? एक लिंगी नहीं, द्विलिंगी होते हैं। पोड़ी फेरा क्या होते हैं? द्विलिंगी, यानी बायसेक्सुअल होते हैं, यानी मेल फीमेल एक ही बॉडी में पाए जाते हैं, एक ही बॉडी में पाए जाते हैं। पोड़ी फेरा का शरीर कितने स्तर का? पोड़ी फेरा का शरीर बायलेटरल या रेडियल? एसिमेट्रिकल। पोड़ी फेरा का बॉडी एसिमेट्रिकल होता, असममित होता, असममित। अब पोड़ी फेरा का जिन जिन जीवों का नाम याद रखना है दोस्तों, उसको पढ़िए। उंगली कट जाने पर नया क्यों नहीं बनता है? त्वचा कट जाने पर नया त्वचा बन जाता है, लेकिन उंगली कटने पर नया क्यों नहीं बनता है? तो दोस्तों, मानव में रीजनरेशन की क्षमता बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही है। पोड़ी फेरा एक बार पढ़िए, हमको लगता है कि आपको मजा आया होगा। कर कि मानव में देगवा पाया जाता है, बिल्कुल मानव में देगवा पाया जाता है। तो मानव के देगवा का क्या कार्य है? कोई कार्य नहीं है, केवल पाया जाता है। क्लियर? तो पोड़ी फेरा में क्या रीजनरेशन की क्षमता है? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब पोड़ी फेरा का जो प्रमुख जंतु है उसका नाम नोट में दिया गया है, और 3 नाम आपको याद रखना पड़ेगा। पहला नाम एस्पोन जिला, जो कहां पाया जाता है? मीठे जल में। एक नाम याद रखना पड़ेगा कि पोड़ी फेरा का जंतु एस्पंजिला ऐसे हैं जो समुद्र में नहीं, लवण जल में नहीं, कहां पाए जाते हैं? दूसरा यूप्लेक्टेला, इसे कहते हैं भीनस की पुष्प मंजूषा। भीनस की पुष्प मंजूषा या फूलों की गुलदस्ता। एक और नाम स्पॉन्जिया, इसको कहते हैं बाथ स्पंज कहते हैं। ये 3 नाम काफी विशेषता वाला है, तो आपको याद रखना पड़ेगा वे कौन से पोड़ी फेरा जो मीठे जल में पाए जाते हैं? एस्पंजिला। वे कौन से पोड़ी फेरा जिन्हें भीनस की पुष्प मंजूषा कहते हैं? यूप्लेक्टेला की आकृति एकदम फूलों की गुलदस्ता की तरह होती है। यूप्लेक्टेला की आकृति एकदम फूलों की गुलदस्ता की तरह होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? भीनस की पुष्प मंजूषा। यूएस्पंजिया को लोग अपने शरीर का मैल साफ करने के लिए उपयोग में लाता था जापान सब के लोग, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? बाथ स्पंज पड़ गया है। ये जंतु का नाम है, पोड़ी फेरा फाइलम के जंतु का नाम है। जैसे बराफाइटा में माउस लिवर बट पौधा था ना, उसी तरह ये पोड़ी फेरा फाइलम के 3 चर्चित जंतु और भी है, जैसे हाइलोनेमा होगा, क्या होगा?
हेलोनेमा है ना, हेलोनेमा होगा, साइकन होगा, क्या होगा, साइकन। साइकन का तो फिगर बनाकर भी दिखाए। तो किस पोरीफेरा जंतु मीठे जल में रहते हैं? कौन सा पोरीफेरा विनस की पुष्प मंजूषा कहलाता है? फूलों की गुलदस्ता किसे कहते हैं? यूप्लेक्टेला को कहते हैं। बाथ स्पंज किसे कहते हैं? यू स्पंजिया को बाथ स्पंज इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि इसका इस्तेमाल मध्यकाल में लोग अपने शरीर से मैल निकालने के लिए, शरीर पर रगड़ने के लिए करते थे दोस्तों, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? बाथ स्पंज पड़ गया। क्लियर हो गया? और इस तरह से पोरीफेरा फाइलम समाप्त हो चुका है दोस्तों। और दोस्तों एक दुख की बात है, रोशन सर का तबीयत बहुत खराब है। कुछ नहीं हुआ है, जो भी हुआ है ठीक हो रहा है। इसलिए दोस्तों आज वो क्लास लेने का हालत में नहीं है, उनका क्लास कल से होगा, ठीक है? टेस्ट भी नहीं होगा, जब तबीयत खराब है क्लास से नहीं हो रहा, टेस्ट कहाँ से होगा दोस्तों? तो रोशन सर आज अनुपस्थित है, कल और आज उनका कोई भी क्लास नहीं हुआ है, कल से उनके सारे क्लास होंगे, ठीक है? तो आप लोग आराम से घर चले जाइए, रिवीजन करिएगा, आज टेस्ट भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों कल साइंस का टेस्ट होगा, ठीक है ना? आज रोशनी सर का टेस्ट था, तो वो तो अस्वस्थ हैं और जरा सा भी वो स्वस्थ रहते तो जरूर क्लास लेते, लेकिन शायद वो ज्यादा अस्वस्थ है इसीलिए उनका क्लास बंद है। पोरीफेरा समझे कि ना? रास्ता में सबको समझाते जाइएगा पोरीफेरा के बारे में, यानी घर जाते जाते सारा पोरीफेरा याद होनी चाहिए। अच्छा, बोरिंग फील नहीं हो रहा है चैप्टर को पढ़ने में? नहीं। क्वेश्चन बैंक कब आएगा? बहुत जल्द क्वेश्चन बैंक आ जाएगा दोस्तों। बायोलॉजी का टेस्ट कब होगा? टेस्ट आपको रोशन सर बताएंगे टेस्ट कब होगा, टेस्ट कब होगा नहीं होगा, ये सब बताने की जिम्मेदारी रोशन सर का ही है। दोस्तों पढ़ा देते, लेकिन हिस्ट्री नहीं है, बायोलॉजी में अब आगे पढ़ाएंगे आपको ही मन नहीं लगेगा, ठीक है? ठीक है दोस्तों, मिलते हैं।